क्या आप ग्रेविटेशन से परेशान हो? हाँ। क्या आप इस चैप्टर में बहुत 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 कमजोर हो? हाँ। क्या आपको इसके न्यूमेरिकल्स देखने पर ही आपका सर चकरा रहा है? अरे हाँ भाई हाँ। टेंशन क्यों लेते बच्चे लोग? अपुन है ना, अपुन आ चुका है तो टेंशन काहे का? और इसी बात पर अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक का बटन को ठोक डाल। नहीं। कैसे हो बच्चे लोग? मैं हूं स्वयं और आप लोग देख रहे हैं कॉन्सेप्ट पास लर्निंग यूट्यूब चैनल। और आज के हमारे इस नए वीडियो पर आप लोगों को आने के लिए स्वागत है। इस नए वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम शुरू करने वाले हैं ग्रेविटेशन का सीरीज, जिसका यह हमारा पहला पार्ट है। तो अब जान लेते हैं हम इस पहले पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस पहले पार्ट में हम आज सीखेंगे कि ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स किस बला का नाम है भाई, और ग्रेविटी किसे कहते हैं, वगैरह वगैरह। आज हम ग्रेविटेशन के बेसिक्स को गेन करने वाले हैं। तो चलिए आज के छोटे से वीडियो को एक छोटे से इंट्रो के साथ शुरू करते हैं। बिना देरी करके हमारा जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है उसे एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। हाँ, ये कोई इंट्रोडक्शन मतलब अभी जो इंट्रो क्या है उसकी तरह कोई इंट्रो नहीं है भाई, ये सिर्फ चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। मतलब इस इंट्रोडक्शन के साथ हम ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ओके, ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। तो चलिए अब जान लेते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में दिया क्या है। तो ये इसका चैप्टर का ये जो इंट्रोडक्शन है ये बोलता है कि इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड दैट ए फोर्स इज नेसेसरी टू मेक ए बॉडी मूव. That is, a force is necessary to produce motion in a body. Now, if you drop a piece of stone from some height, the stone falls down towards the earth. Since the stone starts moving downwards, it is in motion. Therefore, a force must be acting on it. This force is due to the attraction between the earth and the stone, and it is called the gravitational force of the earth or gravity of the earth. Thus, a stone dropped from a height falls towards the earth because earth exerts a force of attraction called gravity on the stone and pulls it down. तो फिर यहाँ पे क्या दिया हमारा ये जो बोल रहा है हमारा ये इंट्रोडक्शन कि हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर मतलब कि हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में ये पढ़ लिया था कि ये समझ लिया था कि हमारा एक ऑब्जेक्ट में मोशन आता है या ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एक फोर्स। मतलब कि एक फोर्स अगर उस बॉडी पर या कुछ भी बॉडी पर अप्लाई होगा तो भी एक बॉडी मूव करेगा या फिर उसमें मोशन आएगा। ओके, तो फिर आप सोचिए आप एक हाइट पर है, एक ऊंची जगह पर है, वहां पर आपने एक छोटा सा पत्थर आपने से जस्ट छोड़ दिया, फेंका नहीं बच्चों, जस्ट छोड़ दिया। ओके, तो उस पत्थर का क्या होगा? बोलिए, ऑब्वियस सी बात है वो पत्थर सडनली नीचे गिर जाएगा। तो अब मेरा सवाल है कि क्या उस पत्थर में मोशन आया है? ऑब्वियसली आया है। क्यों? क्योंकि आपने जब उस पत्थर को उस हाइट से छोड़ दिया तो उसका पोजीशन चेंज हुआ। कैसे चेंज हुआ? देखिए मान लीजिए ये हमारा छोटा सा पत्थर है, तो आपने उस पत्थर को यहाँ से छोड़ दिया आपने, तो फिर तो उस पत्थर क्या होगा? वो कहाँ तक जाएगा? वो ऐसे आएगा नीचे की तरफ, वो ऐसे नीचे गिर जाएगा। तो मान लीजिए हमारा ये वाला इसका इनिशियल पोजीशन है, तो फिर इसका पोजीशन चेंज हुआ। इसका इनिशियल पोजीशन ये था और इसका फाइनल पोजीशन अभी ये है। तो फिर अब हम बोल सकते हैं कि इसका पोजीशन चेंज हुआ। अगर इसका पोजीशन चेंज हुआ है तो फिर हम बोल सकते हैं इसमें एक स्पीड आया है। और क्योंकि ये इसका स्पीड एक डायरेक्शन के साथ आया, वो डायरेक्शन क्या है? वो डायरेक्शन है डाउनवर्ड की तरफ। इसके साथ डायरेक्शन है, तो हम बोल सकते हैं उसमें एक वेलोसिटी भी आया है। ओके, ये बात समझ गए? तो अगर हम ये सब बोल सकते हैं, इसके साथ हम ये भी बोल सकते हैं उसमें एक मोशन तो आया ही है। तो ये बात आप समझ गए कि हाँ इसमें एक मोशन आया है। अब मुझे बताइए क्या इसमें एक फोर्स अप्लाई हुआ होगा? हाँ भाई, आप लोग कहेंगे अरे हाँ, हम लोगों ने हमारे पिछले चैप्टर में समझ लिया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करता है उसमें मोशन आता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? फोर्स। ओके, अगर आपने हमारा पिछला चैप्टर जो है फिजिक्स का, जो फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, उसको अच्छे से नहीं समझा या फिर हमारा पहला चैप्टर जो है उसको भी अच्छे से नहीं समझा, तो कमेंट सेक्शन में लिख डालिए, क्योंकि हम इसी के लिए तो है उसके ऊपर एक डेडिकेटेड सीरीज ले आएंगे ताकि आप उस सारे वीडियो को देख कर समझ सके। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या है अभी। तो मान लीजिए कि जो स्टोन है, ये स्टोन का पोजीशन चेंज हुआ। स्टोन का पोजीशन अगर चेंज हुआ तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इसमें एक मोशन आया। तो अगर उसमें मोशन आया है तो उस पर एक फोर्स तो अप्लाई हुआ ही होगा। ओके, ये ऑब्वियस सी बात है। अब मानिए उस पर अगर एक फोर्स आया तो उस फोर्स का हम क्या बोलेंगे और वो फोर्स किस बात में उस पर अप्लाई हो रहा है? ओके,
तो वो फोर्स को हम वो अपने डे टू डे लाइफ में क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर फिजिक्स के हिसाब से अगर जाए तो हम उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, और इस फोर्स को हमारे अर्थ ने अप्लाई किया था स्टोन के ऊपर, तो फिर हम ये बोल सकते हैं दैट इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ और ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ओके, अब मान लीजिए आपने उस स्टोन को उस हाइट से फेंक दिया, फेंक कर नहीं मतलब छोड़ दिया, तो फिर अब अर्थ उसका अट्रैक्ट करेगा, जिस फोर्स के साथ उसका अर्थ अट्रैक्ट करेगा उसको हम बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलेंगे ग्रेविटी। ओके, ये बात आप समझ गए। और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटी की वजह से ही वो स्टोन नीचे गिरता है, और अर्थ उसी फोर्स के साथ उस स्टोन को अपनी ओर खींचता है या फिर पुल करता है। ओके, इतना तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए वे आगे बढ़ते हैं। तो अब जान लेते हैं ये ग्रेविटी किस बला का नाम है। तो ग्रेविटी सिंपल एक फेनोमेनन है। तो कौन सा फेनोमेनन? ये एक यूनिवर्सल फेनोमेनन है कि पूरे ब्रह्मांड में ये लागू होता है। तो ये फेनोमेनन क्या है, ये कैसे काम करता है? ये एक फेनोमेनन का अट्रैक्शन है। सिंपल मैं आपको अगर बताऊं डेफिनेशन, तो इसका डेफिनेशन है ग्रेविटेशन इज द फेनोमेनन ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। सिंपल ये इसका डेफिनेशन है। ओके, अब आप इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि ये एक फेनोमेनन है जिसके वजह से हर एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है पूरे ब्रह्मांड में। हम ये स्टेटमेंट कह सकते हैं इन द होल यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि इस फेनोमेनन की वजह से हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को आकर्षित करता है या अट्रैक्ट करता है। ओके, तो सिंपल ग्रेविटेशन एक फेनोमेनन है और कुछ नहीं। ओके, अब जान लेते हैं कि इस ग्रेविटेशन का उसमें प्रपोज किसने किया था। प्रपोज का कोई गलत मीनिंग मत निकालना। यहाँ पर प्रपोज का मतलब है कि किसने इंट्रोड्यूस किया था ग्रेविटेशन को, ग्रेविटेशन को किसने लाया था, कि किसने सोचा था ग्रेविटेशन के बारे में। तो फिर हमारे को जैसे पता है कि हमने हमारे पिछले चैप्टर में फेमस साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन के बारे में पढ़ा था। तो उन्होंने जैसे 3 लॉस ऑफ मोशन, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन दिए थे, उसी की तरह उन्होंने ग्रेविटेशन को भी प्रपोज किया, ग्रेविटेशन को भी इंट्रोड्यूस किया। तो कि उन्होंने ग्रेविटेशन को इंट्रोड्यूस किया कैसे है, तो it is said that one of the great English scientist Isaac Newton was sitting in his garden under an apple tree when an apple fell on him. So Newton said that an apple falls down the tree towards the earth because earth exerts a force of attraction on the apple in downward direction. This force of attraction exerted by the earth is called gravity. Okay, तो इसमें भी क्या बोला है, न्यूटन चाहता तो आराम से अपने गार्डन में एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे, कुछ काम कर रहे थे, तो फिर अचानक उनके सिर पर कुछ गिरा। तो उनको पता नहीं, जब उन्होंने अपना सिर घुमाया तो देखा कि एप्पल गिरा एप्पल ट्री से। तो अब उन्होंने सोचा इस एप्पल में एक मोशन आया, जैसे मैंने आपको बताया कैसे एक स्टोन में जो मोशन आया, तो अब उन्होंने सोचा इस एप्पल में एक मोशन आया तो उस पर एक फोर्स लागू हो रहा होगा। उनके माइंड में कुछ सवाल आया, क्योंकि एक साइंटिस्ट है ना, तो ऑब्वियसली एक चीज खोजने पर उनका दिमाग थोड़ा में सोच विचार में गिर जाएगा। तो अभी उनके माइंड में क्या सोच विचार आया, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन अभी सोचा कि अगर अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है, क्या एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा होगा, क्या अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रहा होगा, क्या इसी वजह से मून हमारे चारों तरफ घूम रहा है एक सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ, क्या मून भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये सब सोचते 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 उन्होंने ये कंक्लूड किया कि इनफैक्ट द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर, और सेंटर की तरह अट्रैक्ट करता है अर्थ। ओके, ये वाला पॉइंट नोट डाउन करो, ये याद करो। इनफैक्ट द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर, द फोर्स विथ व्हिच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट is called the gravitational force और gravity of the earth। तो अब इन्होंने ये बोला कि अर्थ तो सभी चीजों को अट्रैक्ट करता है। तो अब उन्होंने ये धीरे 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 ये भी ढूंढा कि सिर्फ अर्थ ही जो सभी चीजों को अट्रैक्ट नहीं करता है, सभी दूसरी चीजें भी अर्थ को अट्रैक्ट करती है, लेकिन हमको वो क्यों नहीं दिखती मोशन में, या फिर वो मूव करते हुए क्यों नहीं दिखती हमें, क्योंकि उनका फोर्स बहुत कम होता है। तो उसके बारे में हम हमारे दूसरे तीसरे या अगले आने वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि इन द होल यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स। तो अब हम जान लेते हैं कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस क्या है। तो इसका बेसिक डिफरेंस तो यही है, ग्रेविटेशन एक यूनिवर्सल फेनोमेनन है और ग्रेविटेशनल फोर्स एक यूनिवर्सल फोर्स है। तो दोनों तो यूनिवर्सल ही एक्ट होता है, मतलब पूरा ब्रह्मांड में दोनों ही काम आते हैं, लेकिन ग्रेविटेशन से क्रिएट होने वाला फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ओके, ग्रेविटेशन से जो भी फोर्स बनेगा या फिर ग्रेविटेशन जो भी फोर्स क्रिएट होता है उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन के फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स।
मतलब ग्रेविटेशन वाले फिनोमेनन से जो फोर्स आता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। आशा करता हूँ आप इतने तक समझ चुके हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों से हम मिलेंगे वापस से एक और बार हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक boost your thoughts and imaginations and learn as a genius with concept wise learning.